अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुदा पाक की हिफ्ज़-ओ अमान में होंगे और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से मज़े से जी रहे होंगे, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। और इससे ये होगा कि जो गर्मी का एक मौसम था कि उफ़ अल्लाह जी एसी नहीं है, लाइट नहीं है, इन चीज़ों से आप थोड़े से निकल के बाहर आएँ और थोड़ा मौसम को जो है अच्छा फील करें। हाँ ठीक है, स्मोग है, लेकिन आपने उससे बचने के लिए एसओपीज़ पे अमल करना है। आप उससे भी बच जाएंगे, आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। घर में रहें, घर में रह के भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। जो आज का मेरा टॉपिक है वो है जो हमारी ज़िंदगी में हमें अपना कंपेटिटर कोई मिलता है तो हमने उसको कैसे फेस करना है। हर फील्ड में, हर जगह पे, हर कहीं जहाँ भी जो काम हम स्टार्ट करना चाहते हैं हमारा कंपेटिटर वहाँ पर ज़रूर होता है। लेकिन अब हमने उसको फेस कैसे करना है? ऐसे कि हमने अपना काम भूल जाना है और हमने सोचना है कि अगर ये हमारे से बेहतर है या ये हमें टक्कर देने वाला बंदा है तो अपना गोल छोड़ो, इसको किसी तरीके से नीचे खींचो, इसकी लेग बुलिंग करो, इसको किसी तरह इसको पीछे करो और नीचे गिराओ और इससे आगे जाओ। ऐसे करेंगे तो आप अपना तो मकसद अचीव नहीं कर सकेंगे, अपना गोल अचीव नहीं कर सकेंगे। हाँ, जो आपका कंपेटिटर होगा वो आपसे मज़ीद जो आप उसके साथ कर रहे होंगे वो उससे सीखेगा और अपनी ज़िंदगी में और कामयाब हो जाएगा। इसी तरह मैं आपके साथ एक छोटी सी चीज़ शेयर करूँगी। एक टीचर क्लास में आए और काफ़ी सारे बच्चे बैठे अपनी टीचर को देख रहे थे, तो टीचर ने आकर ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी। उसके बाद टीचर ने बोला कि कोई ऐसा बच्चा है जो इस लाइन को मिटाए बगैर इससे बड़ा कर दे, या हाथ लगाए बगैर या इसको टच किए बगैर। तो सब बच्चे सोच में पड़ गए। टीचर एक चेयर पे बैठ गए। उसके बाद टीचर ने बोला आपके पास आधे घंटे का टाइम है, आप सोचो। सब बच्चे सोच रहे थे लेकिन किसी को कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था कि इसको टच किए बगैर बड़ा कैसे करेंगे। उसके बाद काफ़ी देर बाद एक बच्चा उठा और ब्लैक बोर्ड के पास आया, तो सब बच्चे हैरान रह गए और टीचर भी उस बच्चे की तरफ देखने लगे कि वो ये क्या आंसर देगा। उस बच्चे ने क्या किया, एक चॉक उठाया और उस लाइन के ऊपर एक और लाइन ड्रॉ कर दी जो उससे बहुत बड़ी थी। तो अब कोई ये नहीं कह सकता था कि ये लाइन इससे बड़ी है, वो लाइन ऑटोमेटिकली छोटी हो गई। तो इस स्टोरी को शेयर करने का मकसद ये था कि आप जो कोई आपके साथ जो भी है आप उसको उसके हाल पे रहने दें। आप अपने काम पे फोकस करें, अपनी ज़िंदगी पे फोकस करें, अपने गोल पे फोकस करें। अपना जो आपका कंपेटिटर है वो खुद ब खुद ऑलरेडी पीछे हो जाएगा। ये मत सोचें कि ये मेरे से अच्छा है, इसको पीछे कैसे गिराना है और फिर ही मैं आगे जा सकता हूँ। ऐसा नहीं है, आप वैसे भी आगे जा सकते हैं। देखिए, जब तक आपको आपका कोई टक्कर देने वाला नहीं मिलेगा ना, आपको ज़िंदगी में काम करने का, अचीव करने का मज़ा नहीं आएगा। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, आपकी लाइफ में भी लाजमी हुआ होगा और आप शेयर भी कीजिएगा हमारे साथ, क्या वाकई में ऐसा होता है जब आपका कोई टक्कर देने वाला किसी भी काम में, किसी भी फील्ड में आ जाता है तो आपको काम करने का मज़ा थोड़ा ज़्यादा आने लगता है। आप चाहते हैं कि हम इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आएँ, कि ये बंदा कहे कि वाकई में ये जो आप जिसको अपना कंपेटिटर समझ रहे हैं वो आपको कहे कि नहीं भाई ये बंदा मुझे टक्कर दे सकता है, बजाय इसके कि आप सोचें कि उसको पीछे कैसे करना, उसको गिराना कैसे है, उसको मतलब कि उसको किस तरह नीचा दिखाना है कि मैं तुमसे अच्छा हूँ। आप नहीं बताएंगे, आपका काम बोलेगा, आपकी कारकर्दगी बोलेगी। जब आप मेहनत करेंगे, खामोशी से आप मेहनत करते रहें और इंशाल्लाह आप एक दिन उससे अच्छे और उसके कंपेटिटर ज़रूर साबित होंगे। जो आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि लाइफ में उनको भी कोई ऐसा कंपेटिटर मिला है, और अगर मिला है तो उन्होंने उसको कैसे फेस किया, उन्होंने उसको पॉजिटिव लिया, उन्होंने उसको नेगेटिव लिया। क्योंकि दो तरीके से हम ले सकते हैं ना। जैसे आज मैंने आपको पॉजिटिव बताया कि आपने, ठीक है, आपको मजा ही, आपको अचीव करने का, आपको टारगेट जो अपना अचीव करना है, मजा ही तब आएगा जब आपका कोई कंपेटिटर होगा। अगर आप अकेले रास्ते में चले जा रहे हैं तो एक दिन आपको पता है ये सड़क में मैं सीधा जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो पहुंचूंगा, कोई ना कोई मंजिल तो आ जाएगी। जबकि मजा तब होगा जहाँ वहां पर एक आधा और आपके साथ, आपको लगेगा मेरी रेस में चल रहा है और मैंने इससे जो है विन करना है। हम उनसे भी पूछेंगे। सबसे पहले आपसे मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाती चलूँ। जो हमारे साथ आज पहली मेहमान शख्सियत मौजूद है, मोहम्मद शहबाज जिलानी साहब, जो कि सीनियर टीचर है स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के। उनके साथ जो दूसरी मेहमान शख्सियत मौजूद है, फरा दीबा साहिबा, प्रोफेसर हैं इन इंग्लिश गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज होम इकोनॉमिक्स मुल्तान की। हम इनसे पूछेंगे कि इनके कॉम्पेटिटर जब इन्हें मिला, इन्होंने उसको कैसे फेस किया और इनके नज़दीक कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हमारी लाइफ में कोई कंपेटिटर ऐसा आता है हम उसको कैसे फेस करें, पॉजिटिव, और अगर वो नेगेटिव वे में हमें मिल रहा है या नेगेटिविटी हमारी तरफ सिग्नल उसके पास कर रहा है तो हम उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर और मैडम, बहुत शुक्रिया आप लोग आए हैं, आपने टाइम दिया। शहबाज साहब, आप क्या कहेंगे, कंपेटिटर से हमें कैसे मुकाबला करना है? हाँ जी मैडम, कंपेटिटर असल में आपकी लाइफ का चार्म कंपेटिटर से है।
جب آپ کا کوئی مد مقابل نہیں ہے کسی بھی فیلڈ میں تو آپ کو اس فیلڈ میں آگے جانے کے لیے وہ چارم نہیں رہتا. مثال کے طور پہ ہم ایجوکیشن فیلڈ کو لے لیں, آپ مقابل کا امتحان لے لیں یا کوئی سپورٹس لے لیں, جب آپ کا کوئی مد مقابل ہی نہیں ہے تو پھر آپ اس طرح محنت نہیں کرتے کسی سے آگے بڑھنے کے لیے. جتنا آپ کا مد مقابل اچھا ہوگا آپ کو اتنی زیادہ فورس لگانی پڑتی ہے, اتنی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. ہاں, اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی کون سی صلاحیتوں کو برائے کار لا کے اس کمپیٹیٹر کا مقابلہ کرتے ہیں. اگر آپ پازیٹیو وے میں سوچتے ہیں تو یہ رش کے معنی میں آتا ہے کہ اس کا یہ فرض کریں ایک اسٹوڈنٹ ہے, اس کی رائٹنگ اچھی ہے تو میری رائٹنگ بھی اچھی ہونی چاہیے. بالکل. اس کی یہ ایبلٹی اچھی ہے تو اس حوالے سے میری ایبلٹی بھی اچھی ہونی چاہیے, میری اسپوکن اچھی ہونی چاہیے, میری رائٹنگ اچھی ہونی چاہیے. اگر ایک اسپورٹس مین ہے تو اس حوالے سے دیکھنا چاہیے. فرض کریں اگر آپ کرکٹ کو لیتے ہیں, اگر اس کی بیٹنگ اچھی ہے, اگر میں ایز اے بیٹس مین کام کر رہا ہوں تو میری اسکل کون سی امپروو ہونی چاہیے یا میں اس سے بڑھ جاؤں. اگر ہم اس کو نیگیٹو معنی میں لیتے ہیں تو اس میں ہمارے دین میں بھی اسے منع کیا گیا ہے, اس کو حسد کے معنی میں لیا جا سکتا ہے. تو حسد کی مثال ایسی دی ہے کہ یہ نیکیوں کو جیسے کھا جاتی ہے. اگر آپ نیگیٹو وے میں سوچیں گے تو پھر آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے, پھر تو آپ لیگ پولنگ میں رہیں گے اور اس کا آپ کے مائنڈ پہ بھی, آپ کی تھاٹ پہ بہت برا اثر پڑتا ہے اگر آپ نیگیٹو معنی میں سوچتے ہیں. اگر آپ پازیٹیو وے میں جائیں گے تو آپ کمپیٹیٹر بہتر ہو سکتے ہیں اور اپنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو اس سے اچھے فضائل مل سکتے ہیں. ٹھیک ہے شہباز صاحب, اگر آپ کے ڈپارٹمنٹ کی بات کریں کہ آپ کو بھی کبھی ایسا آپ کا کمپیٹیٹر ملا کہ آپ کہتے ہو یہ میرے سے اچھا ہے اور اس کی جو مطلب آپ کہہ لیں ترقی وہ میرے سے زیادہ جلدی ہو گئی ہے, ایسا کبھی ملا ہے تو آپ نے اس کو کیسے فیس کیا؟ پازیٹیو لیا ہے یا آپ نے بولا ہے کہ بس ٹھیک ہے؟ نہیں, نیگیٹو تھاٹ کا آنا یہ انسان کی نیچر میں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو اپنے اوپر کون سی چیز کو حاوی کرتے ہیں, پازیٹیو یا نیگیٹو. تو ایز سچ ظاہر ہے ہم ٹیچر میں کمپٹیشن تو ہوتا ہے کہ ہمارے بچے اچھے نمبر لے جائیں. اگر سپورٹس کا کوئی ایونٹ ہو رہا ہے تو ہمارے بچے جو ہیں وہ ان سے بہتر کر لیں. تو ہم پھر دیکھتے ہیں کہ کون سی جو صلاحیتیں ہم اپنے بچوں میں امپروو کر سکتے ہیں. ایون کہ ہم آپس میں بیٹھ کے بھی ڈسکس کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ چلتا ہے کہ ہمارا یہ پوائنٹ ویک ہے تو ہمیں اس کو پروو کرنا چاہیے. تو باقی ٹیچر کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. تو نیگیٹو اتنا مطلب ہم نے کبھی اس طرح سوچا نہیں ہے کہ نیگیٹو تھاٹس آئیں یا نیگیٹو تھاٹ کو ہم خود پہ حاوی کر کے ہی شہباز صاحب, بچوں میں بھی یہ چیز آپ دیکھیں تو ہوتی ہے کہ یہ میرے سے اچھا ہے, میں بھی پڑھ رہا ہوں لیکن میرے نمبر اتنے کیوں نہیں آ رہے, اس کے کیوں زیادہ آ رہے ہیں. اس طرح وہ اپنی ہوپ لوز کر دیتے ہیں یا کمپٹیشن کرتے ہیں بچوں کے ساتھ؟ یہ بچوں کی گرومنگ کرنی پڑتی ہے. بچے تو ان کی اس طرح سینس نہیں ہوتی, وہ اس طرح چیزوں کو پک نہیں کر سکتے جیسا کہ ہم ایک ٹیچر کر سکتا ہے یا ایک میچور آدمی کر سکتا ہے. تو بچے اکثر یہی سوچتے ہیں کہ میرے سے مارکس زیادہ آنے چاہیے, میں پڑھائی سے بڑھ جاؤں. تو وہ تھوڑا سا کبھی ان کے ہاں نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں, لیکن یہ ٹیچر کا کام ہے, وہ بچوں کو پھر سمجھاتا ہے کہ نہیں بچے ایسا نہیں ہے, آپ یہ چیزیں امپروو کریں گے تو آپ کے نمبر زیادہ آ سکتے ہیں. پھر ان کو اپریشیٹ بھی کیا جا سکتا ہے. پازیٹیو میں اپریشیٹ کریں گے تو ظاہر ہے وہ زیادہ کمپٹیشن بہتر طریقے سے حصہ لے سکتے ہیں. ہم نے ان کی نیگیٹو تھاٹس کو ختم کرنا ہوتا ہے بینگ اے ٹیچر. ٹھیک ہو گیا. فرح صاحبہ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ Thank you so much. First of all, I want to thank you, Venus Channel, for calling me. That's a great pleasure for me. And Friha, nice meeting to you. میں اس ٹاپک کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کمپٹیشن جو ہے وہ دیٹ از اے پازیٹیو سائن ان یور لائف. آپ کی زندگی کا ایک گول ہوتا ہے. جب آپ زندگی میں پریکٹیکل لائف میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو یو ہیو ٹو اچیو سم گول. بالکل. پھر جب آپ اس گول کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں زندگی میں تو دین یو ہیو ٹو فیس مینی چیلنجز. آپ کو بہت سارے مسائل دیکھنے پڑتے ہیں, بہت سارے مقابلے آپ کے سامنے آتے ہیں. کچھ امتحانی صورت میں ہوتے ہیں, کچھ جو ہے وہ انسانی شکل میں آپ کے سامنے آتے ہیں. تو ہم جن مسائل کا یا مقابلے کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ انسانی حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور خاص طور پر جو انسان کی شخصیت اور ذہنیت ہے وہ کس حد تک اس مقابلے کو صحت مند رکھتی ہے یا اس کے اثرات جو ہیں وہ اس پر منفی ڈلتے ہیں. تو میرے لحاظ سے کمپٹیشن جو ہے وہ مقابلہ آپ کا انسان کا خود سے ہونا چاہیے, بجائے اس کے کہ آپ اس کو دوسرے پہ ڈالیں اور اس قسم کے مسائل کا شکار ہوں جس سے آپ کی ہیلتھ بھی سپوائل ہو, آپ کا مینٹل لیول بھی سپوائل ہو.
So it is better कि you have to make competition yourself. बिल्कुल ऐसे ही। आप खुद को competition बिल्कुल बनाएं. ऐसे ही, आप किसी को फोकस ना करें, आप अपनी जिंदगी को मजीद बेहतर बनाएं। अगर आपको लग रहा है कोई आपका कंपटीशन में आया है, आपके कंपटीशन में आपका कोई कंपेटिटर है, उसको छोड़ें, आप अपने आप को मजीद बेहतर। मैं उसको कॉम्पिटिटर मानती नहीं. आई थिंक कि वो लूजर है, जो लेग पुलिंग करेगा, जो नेगेटिव थॉट्स को करेगा, या कुछ वो इस किस्म की हरकतें करने की कोशिश करेगा. लेट्स सपोज आप एक जगह काम कर रहे हैं, बाज़ औक़ात होता है कि टीचर्स दूसरों का रजिस्टर गायब कर देते हैं, या बच्चों की कॉपीज गायब कर देते बिल्कुल। हैं, ठीक है, या वो बच्चों को यूटिलाइज करते हैं, या वो दर्जा चहारुम को यूटिलाइज करते हैं जस्ट टू मेक देयर स्टेटस अप. लेकिन वो जिसको कहते हैं, जैसे आपके यहाँ भी येलो जर्नलिज्म होती है, ठीक है, तो सेम इज द केस ओवर हियर कि कंपटीशन हेल्दी भी हो सकता है और अनहेल्दी भी हो सकता है. अच्छा, कभी फराज साहिबा आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि कोई आपको लगा ये मुझे टक्कर देने वाला है और आपने उसको नेगेटिव में मिला भी, आपको नेगेटिव में हो, तो आपने उसको किस तरह फिर जो है हैंडल किया? मेरी लाइफ का कंपटीशन तो मेरे साथ ही रहा है प्रिया. एक्चुअली आई एम अ फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन, तो मेरी लाइफ जो है वो पूरी सोसाइटी के साथ ये कंपटीशन ले रही है. और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव गॉट अ प्रिविलेज्ड फैमिली, प्रिविलेज्ड हैप्पी मैरिड लाइफ. एंड फर्दरमोर द पीपल टू whom I met, जिनसे मैं मिली, खास तौर पे मिस हुमैरा हाशमी का मैं यहाँ पर तज़किरा करना चाहूंगी कि उन्होंने जो है वो बहुत स्पेशल लोगों के लिए काम किया. तो मैं ये नहीं कहती कि कंपटीशन जो है वो सिर्फ एबल लोगों में होता है. जो मे बी मेंटली चैलेंज्ड को तो हम नहीं उस रेस में ला सकते. हाँ, जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं, जो ब्लाइंड हैं, जिनको हियरिंग इम्पेयरमेंट का इशू है, तो वो भी इस सोसाइटी का पार्ट है. बिल्कुल वो भी कंपटीशन का पार्ट है. तो उन लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, सुपर स्ट्रक्चर को डेवलप करना, इसके अलावा मैं हमेशा देखती हूँ कि जो हमारे हाई अप्स होते हैं, जो हाई ऑफिशियल्स होते हैं, दे आर क्वाइट हेल्पफुल एंड दे आर क्वाइट कंपैशनेट एंड ह्यूमैनिटेरियन, बजाय इसके कि जो हमारे लोकल बॉडीज होते हैं, दे आर नॉट एज मच हेल्पफुल फॉर अस. तो ऑन द बिहाफ ऑफ योर चैनल आई वांट टू परसू माय मोशन. मैंने एक मोशन स्टार्ट की हुई है और फॉर द हेल्दी कंपटीशन, फॉर द स्पेशल पर्सन्स के, उनको जो है वो लॉ के अंदर लेजिस्लेशन प्रॉपर उनकी की जाए. इसके अलावा जो है उनको जनरल कैडर में इफ दे फॉल, अगर वो जनरल कैडर में कंपटीशन करते हैं, तो वहां पर जो लोगों को सेंसिटाइज करना है, ठीक है, उस लिहाज से उनको सेंसिटाइज किया जाए, उनकी लेजिस्लेशन की जाए, उनको फंक्शनल किया जाए, बजाय इसकी कि वो सोसाइटी के लिए बोझ बन जाए. दे हैव टू बिकम द यूजफुल एंड फंक्शनल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि आपका कंपटीशन असल में होता है यहाँ से. तो अगर आपका ये हेल्दी है ना, तो यू विल बिकम द रिच पार्ट ऑफ द नेशन. बिल्कुल ऐसे ही. तो बस मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मुकाबला करें, लेकिन अपनी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ. बिल्कुल. ना कि आप उसमें जो है वो दूसरों के लिए गड़ा खोदेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि अल्लाह ताला का एक निजाम है. बिल्कुल जी, जो दूसरों के लिए गड़ा खोता है, एक दिन उसमें अंदर वो खुद ही गिरता है. शहबाज साहब, अगर आपसे पूछें तो आप इस फील्ड की तरफ कैसे आए? कोई और फील्ड का चुनाव क्यों नहीं किया आपने? कोई आपकी फैमिली में टीचर्स हैं या फिर आप ही थे जिसने ये फील्ड को चूज किया? नहीं, असल में एजुकेशन से शुरू से मेरा इंटरेस्ट रहा एजुकेशन फील्ड की तरफ. एजुकेशन से पहले मैंने पुलिस ज्वाइन की हुई थी, तो मैंने कोई 10 साल पुलिस सर्विस में सर्व किया. पुलिस सर्विस और देन टीचर, बहुत बड़ा इसमें तो मुकाबला है और फर्क है. आप कह सकते हैं. ऐसा था कि हमारे खानदान में एक स्पेशल बच्ची थी, ठीक है, मेरी रिश्ते में भतीजी लगती है. तो मेरे चूंकि जो घर है वो गांव में है, रूरल एरिया में है, तो वहाँ उनके एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं था. मैंने जब देखा कि हमारे जनरल एजुकेशन के तो ज़ाहिर स्कूल हैं, लेकिन स्पेशल एजुकेशन के हवाले से वहाँ कोई नहीं था. तो मेरी जब मैं पुलिस में था तो मेरी तालीम मैट्रिक थी. उसके बाद मैंने फिर ऑनवर्ड अपनी मास्टर्स ग्रेजुएशन की, मास्टर्स किया. तो मैंने स्पेशल एजुकेशन इसलिए चूज़ किया कि जो हमारे रूरल एरिया के बच्चे हैं ना, वहाँ ये फैसिलिटीज़ नहीं है. तो ओवरऑल अब भी स्पेशल जितने भी इंस्टीट्यूट हैं वो तहसील लेवल पे तो हैं, लेकिन वो अर्बन एरियाज में ज़्यादा हैं. अब गवर्नमेंट इसकी तरफ तवज्जो दे रही है कि रूरल एरिया में भी उनके जहाँ जहाँ लोकेलिटी मौजूद है वहाँ स्पेशल इदारे बनाए जाएं.
تو اسپیشل ایجوکیشن میں آنے کا مقصد یا ایجوکیشن فیلڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا شروع سے انٹرسٹ ہی ایجوکیشن کی طرف تھا. کچھ فائنینشیل کمپیٹیشن تھے جن کی وجہ سے مجھے پولیس جوائن کرنا پڑی. تو آفٹر کمپلیشن مائی ایجوکیشن آئی جان اسپیشل. تو پولیس کی جب آپ نے جوائننگ کی وہاں پہ میٹرک کی تعلیم جو ہے وہ انف تھی؟ جی اب بھی وہاں میٹرک تعلیم پہ کانسٹیبل جو ریکروٹ ہو رہے ہیں وہ میٹرک بیس پہ ہی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جب آپ نے یہ فیلڈ جوائن کی تو آپ کو کتنی مشکلات ہوئیں کیونکہ آپ پہلے پولیس میں تھے، اس کے بعد ایک بالکل ہی اس کے اپوزٹ تھا یہ فیلڈ، تو آپ کو مشکلات کسی ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑا یا آپ ایزیلی جو ہے ایڈجسٹ ہو گئے؟ نہیں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ پولیس ریدر دین ایجوکیشن بہت ٹف جاب ہے. وہاں ڈیوٹی آورس بہت زیادہ ہیں. ہاں مینٹل آپ کو کوئی طرح اسٹریس نہیں ہوتا. مینٹل ایجوکیشن میں آ جائیں تو پھر آپ کو مینٹل اسٹریس زیادہ ہوتا ہے. تعلیم کے حوالے سے آپ کو جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ مینٹلی ہوتی ہے. فزیکلی آپ اتنا نارمل فیل کرتے ہیں فزیکل، جبکہ پولیس میں آپ کو فزیکلی بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑتی ہے. ٹائمنگ ڈیوٹیز اور بہت زیادہ ہیں. یہاں ایک ٹائم ٹیبل ہے، روٹین ہے، لیکن آپ کو مینٹل تھوڑا سا آپ کو پریپیئر ہونا پڑتا ہے بچوں کے ریگارڈنگ بچوں کو پڑھانے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا فرح صاحب اگر آپ سے پوچھے کتنے سال ہو گئے آپ کو یہ خوبصورت فریضہ سر انجام دیتے ہوئے؟ میں 2006 میں جو تھا وہ انٹر ہوئی گورنمنٹ سروس کے اندر. ٹھیک ہے. اینڈ فرام دیٹ پیریڈ آئی ایم ڈوئنگ مائی بیسٹ. اور پھر میرا سے جتنا ہو سکا میں اپنی کمیونٹی کے لیے اسپیشلی جو ہے وہ میں نے ورک کرنا شروع کیا. اور اب میری کوشش یہی ہے کہ میں لیجسلیشن کے اندر کچھ چینجز ایسی چاہ رہی ہوں. اینڈ آئی ہیو اے ریکویسٹ فار سی ایم محسن نقوی صاحب اور اس کے علاوہ عاصم باجوہ صاحب جو ہیں یا ہمارے جو گورنر ہیں بلیغ الرحمان. بالکل. کس قسم کی چینجنگ وہ بھی بتائیں. میں اسپیشل پرسنس کے حساب سے جو جنرل کیڈر میں کام کر رہے ہیں خاص طور پہ ان کے لیے انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ اور ان کے لیے ایسی سہولیات مہیا کرنا جس سے وہ انوائرمنٹ کے اندر کمفرٹیبل فیل کریں. دیکھیں بینگ اے اسپیشل پرسن ایک لمیٹیشنز ہوتی ہیں، ایک ان کی ایبلٹیز ہوتی ہیں بٹ ود سرٹن لمیٹیشن. ہر انسان کی ایک لمٹ ہوتی ہے چاہے وہ نارمل ہے چاہے وہ ڈسیبل ہے. بٹ چونکہ اب اللہ تعالیٰ نے ایک جو بھی آپ سمجھ لیں کہ آئی تھنک میں تو اس کو بلیسنگ ہی سمجھتی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ہماری سوسائٹی کا اسٹگما ایسا ہے سوری ٹو سے کہ وہ اس بلیسنگ کو ہمارے لیے جو ہے وہ زحمت کی صورت بنا دیا جاتا ہے. تو ماں باپ کے گناہوں کی سزا تو پتہ نہیں کیا کیا، مطلب کہ وہ وہاں سے نکل ہی نہیں پا رہے. ان چھوٹی چھوٹی یہ باتیں جو ان کے ذہنوں میں پچھلے زمانے سے ڈلی ہوئی ہیں اور میرا خیال ہے وہ نہیں نکل رہی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اب چینج تو خیر کافی آ گیا ہے، میں آپ کو صحیح بتاؤں بہت چینج آ گیا ہے، پازیٹیو چینج آ گیا ہے، لیکن ابھی بہت کام ہونا باقی ہے اور اس کے لیے ہمیں خود آواز اٹھانی ہوگی. اور اس کے لیے میری اب کوشش یہی ہے کہ میں جتنا ہو سکے ہائی اپ سے مل کے ایک موشن چلاؤں تاکہ ہماری لیجسلیشن جو ہے وہ اس کے اندر چینجز آئیں اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن ہو. کیونکہ وی آر دا پارٹ آف سوسائٹی. بالکل. وی ہیو دا رائٹس. ٹھیک ہے، تو پھر ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ ہم اپنے رائٹس کے لیے اگر ہمیں فائٹ کا کہا جا رہا ہے تو فائٹ از آلسو اے کمپٹیشن. ہاں بالکل. ٹھیک ہے، دیٹ از اے فارم آف کمپٹیشن اینڈ آئی ایم فائٹنگ اینڈ میکنگ اے کمپٹیشن فار مائی ہول کمیونٹی، ناٹ فار مائی پرسنل سیلف. میری اپنی ذات کے لیے وہ نہیں ہے. میں اب اس کو لارجر اسکیل پہ جس کو کہتے ہیں نا کلیکٹیو تھاٹ، آپ اجتماعی سوچ کے ساتھ چلے تو میرا خیال میں چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں اور وہی جو مقابلہ ہے میرا خیال میں وہ پوری قوم کے لیے فائدہ بن جاتا ہے بجائے کہ وہ ایک بندے کو کچھ عرصے. لیکن اس ایک بندے نے اگر اتنی ہمت کی ہے آواز اٹھانے کی تو میرا خیال ہے جو باقی لوگ گھر میں بیٹھے سوچ رہے ہیں یا ویسے فیلڈ میں سوچتے ہیں ہمیں اٹھانی چاہیے تو اس کو اس کے ساتھ مل کے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اجتماعی آواز، تو اجتماع کی صورت میں جب یہ آواز اٹھے گی تو اس کے اوپر جو ہے امپلیمنٹ جو ہے ان کی طرف سے بہت جلدی ہو جائے گا. ڈیفینیٹلی. دیکھیں آپ نے مجھے یہاں کال کیا تو میرے لیے میڈیا ایک سپورٹ اور اسٹرینتھ بن گیا میری آواز کو آگے پہنچانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو گھر کی چار دیواری سے میں کالج تک تو ضرور جاتی تھی لیکن میری آواز شاید کلاس روم کے اندر ہی رہ گئی. بٹ ناؤ آئی تھاٹ کہ نہیں، مجھے اپنی آواز کو اب تھوڑا وسیع کرنا ہے کیونکہ جب میں نے کچھ انجسٹس ہوتے دیکھے تو دین آئی تھاٹ کہ نہیں، یہ میری زندگی کا مقابلہ نہیں ہے، مجھے اس مقابلے کو دوسروں کے لیے بھی ون کرنا ہے.
So my competition is not for an individual. बिल्कुल My is for the community level, for the services level. बिल्कुल, बहुत जबरदस्त आपकी कोशिश है और हमारी दुआ है कि आप जिस तरह आवाज उठा रही हैं तो आप इंशाल्लाह एक दिन इसके अंदर जरूर कामयाब हो। इंशाल्लाह। शहबाज साहब, अगर आपसे पूछें, जैसे कि आप सीनियर टीचर हैं स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, जैसे फराह साहिबा ने बताया कि वो आवाज उठाना चाहती है हम लोगों के लिए जो इन मसाइल का सामना है हमारी कम्युनिटी में, हम लोगों को ये बताएं कि वो हम पे बोझ नहीं है, वो भी हमारे माशरे का हिस्सा है। तो आपके जब स्कूल में ऐसे बच्चे आते हैं, जब माँ बाप लेके आते हैं उनको एडमिशन करवाने के लिए, तो उनके क्या तासुरात होते हैं, उनकी क्या फीलिंग्स होती हैं अपने बच्चों के लिए? क्या वो भी बोझ समझ रहे होते हैं? मोस्टली जितने भी पेरेंट्स आते हैं उनमें अगर हम परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 70 से 80% जो पेरेंट्स आते हैं वो ये समझते हैं कि ये जो हमारे बच्चे स्पेशल हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें कोई सज़ा दी गई है। उनकी थॉट ये होती है, हाँ, आजमाइश कह लें, उनके लिए परेशानियाँ होती हैं। ज़ाहिर है जनरल बच्चों को डील करना और स्पेशल बच्चों को डील करना, खुसूसन जिस घर में कोई एक स्पेशल बच्चा हो या एक से ज़्यादा भी हैं तो उनके लिए मसाइल ज़्यादा हैं। जब वो आते हैं तो उनकी पहली थाट ये होती है कि किस तरह से हमारा बच्चा पढ़ जाए, पढ़ने के बाद कम से कम अपने लेवल पर रोज़गार हासिल कर ले कि ये हम पे डिपेंडेंट ना हो। तो उनकी थाट को मोटिवेट करने के लिए हम फिर अपने जो हमारे बच्चे पास आउट होके गए हम उनको बताते हैं कि ये बच्चे इतने एबल थे कि उन्होंने ये टारगेट अचीव कर लिया, मुख्तलिफ फील्ड्स में हैं। उनका हौसला बुलंद करने के लिए फिर जब वो हमारे पास उनके बच्चे आते हैं फिर हम उनको प्रोग्रेस भी देते हैं, स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस भी हम उनको देते हैं। तो उनसे कुछ सेटिस्फेक्शन उनकी होती है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं और ऐसा पढ़ रहे हैं कि जैसे जनरल बच्चे जनरल एजुकेशन हासिल कर रहे होते हैं। तो ज़ाहिर स्पेशल बच्चों के लिए वालिदैन के लिए परेशानी ज़रूर है, लेकिन किसी भी सूरत में ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई सज़ा नहीं है। अगर आप इसको इस सूरत में सोचें तो ये उनके लिए आखिरत का इनाम भी तो हो सकता है। अगर अल्लाह ताला ने दुनिया में मुश्किलात रखी हैं तो आगे तो आसानियां हैं ना। किसी एक जगह तो आपको मुश्किलात झेलनी पड़ेंगी, कब्र के अंदर या कब्र के बाहर। अगर आप बाहर झेलें तो अल्लाह ताला ने आपके लिए आगे इनाम ही रखा हुआ है। तो इस हवाले से असल में जैसे आजकल के सर्कमस्टांसेस हैं, मतलब महंगाई के हवाले से ले लें, रोज़गार के हवाले से ले लें, इवन के एजुकेशन के हवाले से ले लें, तो स्पेशल एजुकेशन में जो बच्चे दाखिल हो जाते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ रखी हुई हैं। उनको स्टाइपेंड दे रहे हैं, फ्री बुक्स दे रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, इवन के मेडिकल कैंप्स लगते हैं और उनके जो मेडिकल इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व किए जा रहे हैं। कितनी तादाद है आपके स्कूल में स्पेशल बच्चों की? मेरा जो इदारा है वो फिजिकल डिसेबल बच्चों का है, वहाँ इस वक्त 107 बच्चे एनरोल्ड हैं। और आप कौन से डिपार्टमेंट में है? हेयरिंग में है या फिजिकली कोई और? ये फिजिकल जो जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चे हैं, फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रन, ठीक है, उन बच्चों को हम डील करते हैं जो मेरा स्कूल है वहाँ। ठीक है। तो पेरेंट्स इनको कितना मतलब अप्रिशिएट करते हैं कि गवर्नमेंट ने अगर उनको पिक एंड ड्रॉप दिया हुआ है और बहुत सारी सहूलतें इनको वो करते हैं, या फिर अभी इसमें भी वो शिकायतें ही निकाल रहे हैं कि गवर्नमेंट को थोड़ी और सहूलियात देनी चाहिए? हाँ, इवन यहाँ आके कभी कभी स्टाइपेंड लेट हो जाते हैं, वो चूँकि गवर्नमेंट का प्रोसेस है, उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे आते हैं, ये शिकायत उनकी होती हैं। ट्रांसपोर्ट के भी हैं, अब हमारी चूँकि बसेज हैं वो स्टॉप टू स्टॉप जाते हैं, वो कहते हैं नहीं हमें डोर स्टेप जो सर्विस है वो मुहैया की जाए। तो जितना गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है हम उस तरह तो हम एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स उससे भी मोर चाहते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा हो। तो उनको गाइड किया जाता है कि नहीं थोड़ा सा आप करें, जितना हमसे हो रहा है वो हम कर रहे हैं, तभी हम बच्चों को बेहतर हम तालीम दे सकते हैं, उनके रोज़गार का बेहतर वसाइल बन सकता है। तो ज़ाहिर है ये पार्ट ऑफ कम्युनिटी है, हमने उनको लेकर चलना है और उन्हीं की वजह से हमारी जो कम्युनिटी अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं शायद उन्हीं की वजह से हम पे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी, आप अल्लाह ताला ने ना हर इंसान के लिए ज़िंदगी को एक अलग पैटर्न पे दिया हुआ है। अगर हम ये सोचें कि फलां का पेपर ज़िंदगी का पेपर ये है, उसी को देख के हल करेंगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। अल्लाह ताला ने हर शख्स में मुख्तलिफ सलाहियत रखी है। आप अपनी सलाहियतों को बुरे कार लाएं, उनको इम्प्रूव करें, बजाय इसके कि आप किसी दूसरे को देख के तो लेट डाउन हों या ये सोचें कि उसकी ये जो सलाहियत है वो कम हो जाए। नहीं, आपकी सलाहियत बढ़नी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। अगर ये आप इस सोच के साथ आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आप जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, आज आपने हमें टाइम दिया हमारे शो में, बहुत शुक्रिया। आपके माँ बाप उनको छोड़ के जाते हैं या वो डोर टू डोर जो है वो करते हैं, मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों को तालीम देने के लिए, तो आप क्या समझती हैं कि तालीम के साथ साथ उनके पास कोई भी एक हुनर होना कितना ज़रूरी है? हुनर होना तो मेरे ख्याल में हर बंदे के पास होना बहुत ज़रूरी है। क्या स्पेशल पर्सन और क्या नॉर्मल पर्सन। जो अब हालात
महंगाई की बिल्कुल सूरत ऐसे- में और ऐसे हो ही- चुके हैं ऐसे हमारे ही है। लिए। तो अब मेरा ख्याल में कि पढ़ा लिखा बंदा उतना नहीं कमा रहा जितना जितना- एक हुनरमंद शख्स बिल्कुल, कमा रहा है, बिल्कुल और ऐसे ही। हुनरमंद के लिए तो ओवरसीज भी बहुत सारे आपको पता है कि लेकिन फराज मौके साहिबा, हैं। अगर स्पेशल बच्चों की बात करें तो अगर वो स्कूल आ जाते हैं ना, स्कूल उनको लाना और छोड़ना ये बहुत बड़ा एक काम है जो माँ बाप भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट भी कर रही है और आगे टीचर्स भी कर रहे हैं। उसके अलावा उनको फिर सेकंड टाइम कहीं और भेजना कोई हुनर के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो क्यों आप क्या समझती हैं कि स्कूल में ही कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जहां उनको पढ़ाई के साथ साथ जो है कोई थोड़ा बहुत हुनर का एक पीरियड या हफ्ते में एक 2 दिन ऐसे कर लीजिए, फ्राइडे और सैटरडे ऐसा कर लिया जाए कि बच्चों को कुछ और भी तालीम के साथ साथ सिखाया जाए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्रिया, अगर मैं आपको बाहर के मॉडल्स का बताऊं ना, टर्की का, जर्मनी का, इवन मैं साउथ कोरिया का मॉडल स्टडी कर रही थी, तो उसमें उनका मकसद तालीम का एसोसिएट करते हैं वो फंक्शनल चीजों के साथ, और वो उस बच्चे को उसी में दाखला देते हैं जिसकी आगे विद द लॉन्ग टर्म उनको जरूरत होती है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, है, बिल्कुल। तो अगर आप एबल पर्सन्स को, नॉर्मल पर्सन्स को भी जस्ट एक डिग्री सीजीपी अलॉट कर देते हैं और उसको सोसाइटी में छोड़ देते हैं, तो आई थिंक वो डिसेबल से भी ज्यादा बदतर हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, बिल्कुल। तो तालीम को हमेशा आपको करना चाहिए कि आपकी इसका एंड, इसका क्या होगा, और वो सोसाइटी में जो है वो यूजफुल किस तरह से रहेगा, वो सोसाइटी के अंदर फंक्शनल किस तरह से रहेगा। चाहे वो जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट के थ्रू ही एवरीथिंग शुड बी डन, ठीक है, ओन योर ओन। आप खुद एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ठीक है। अब आप देखें ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑनलाइन जो है वो अर्निंग स्टार्ट हो गई है, तो वो थ्रू स्किल है। ठीक है, जितनी आप बच्चे के अंदर स्किल डेवलप करेंगे, और आपको स्किल देखनी है कि बच्चे के अंदर किस किस्म की है, कुछ को एम्ब्रॉयडरी जैसे बिल्कुल उस किस्म ऐसे ही, की स्किल्स बिल्कुल, होती हैं जो हमारी कल्चरल स्किल्स हैं, ठीक है। कुछ जो है वो इंटरनेशनल डिमांड में जाती हैं। तो अब हमें ये देखना है कि हमें ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम को जो है वो इस तरह से मोल्ड करना है कि एवरी पर्सन शुड बी फोकस ऑन हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ। वो खुद अपना जिम्मेदार बने, बजाय इसके कि वो फर्ज साहब, अगर हम बाहर के ममालिक की बात करते हैं ना, तो उसमें ये जिस तरह हमारे बच्चों को स्कूलों में बैग्स दिए जाते हैं ना, और वो 4th फ्लोर पे यूं करके चल रहे हैं, वो बहुत मुश्किल है। और मेरा ख्याल है कितने अरसे से, कितने सालों से पाकिस्तान को एक अच्छा एथलेटिक जो है वो नहीं मिल सका। वो इसी वजह से, क्योंकि उनकी जो बैग बॉर्न है वो बैग उठा के खत्म हो चुकी थी। ऐसे ही अगर हम बाहर की बात करें ममालिक की, तो उनमें बैग्स नहीं है, बच्चे सिर्फ बैग में एक लंच बॉक्स और एक पानी की बोतल लेके आते हैं। और अब उन्होंने उस पर भी पाबंदी आयद की है कि अगर आपने बच्चों को खाने के लिए कुछ देना है, वैसे तो ये जो इदारा है वो फराहम करेगा, अगर वो कुछ लेके आएंगे तो वो कागज की एक थैली में जो उसका भी वजन ना हो, यानी कि वो यहाँ तक सोच रहे हैं। और जैसा आप कह रही हैं कि हमें आगे सोचना चाहिए, वो सोचते हैं कि हमें आगे लॉन्ग टर्म में किन चीजों की जरूरत है। मुझे लगता है हमारी गवर्नमेंट बहुत पीछे है, क्योंकि वो अपनी खींचातानी में, नफसा नफसी में लगी हुई है। होप सो कि अगर हम इतना कुछ देख रहे हैं तो आप भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जरूर देखें भी और पढ़े भी और अपने मुल्क के लिए इंप्रूवमेंट लाएं। आपसे मजीद बातें करेंगे, लेकिन अब टाइम हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। जी, तो वेलकम बैक नाज़रीन टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है शबीर जाफरी साहब ने, जो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर स्पेशल एजुकेशन मुल्तान में एज अ प्रोफेसर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। वेलकम टू द शो सर, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। जैसा कि आप सर सुन रहे थे कि आज का मेरा टॉपिक है जो हमारी लाइफ में मिलने वाले हमारे जो कंपेटिटर हैं उनको हमें कैसे फेस करना चाहिए, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव वे में भी। इसके बारे में आपका क्या राय है?
मैडम साहबा, इसमें ज़हरी बात है, अगर हम पॉजिटिव उसको यूज़ करेंगे अपने जहन को, तो हमारे अंदर और एनर्जी बढ़ेगी। अगर नेगेटिव चलेंगे तो हम अपना वक्त ज़ाय करेंगे, कंपटीटर का हमने क्या ज़ाय करना है, हमने अपना ही जो है वो वक्त ज़ाय करना है। तो इसलिए हमें हेल्दी चलना चाहिए और कंपटीशन में खुद को आगे लेके जाना चाहिए। और अगर हमारी कंपटीशन में हमसे कोई बेहतर है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। वो कहते हैं हसद नहीं करना चाहिए, अलबत्ता मुकाबला जरूर करना मुकाबला चाहिए, जरूर करना चाहिए। और इसी ही वे को सामने रखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। और मैंने हमेशा ऐसे ही किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस स्टेज पे हूं। सर, जैसे कि आपने बताया शबीर साहब कि आपने बोला हमने हमेशा ही ऐसा किया, कोई एक ऐसा वाकया, एक आदत जो आप हमसे शेयर करना चाहें कि कोई आपको ऐसा कंपेटिटर मिला हो और आप ने उसका बड़ा पॉजिटिव वे में उसको लिया हो और उसको बताए बगैर, उसको जिताए बगैर आपने अपने आप को प्रूव किया हो कि हाँ मैं आपसे बेहतर हूँ। मैंने जब लेक्चरशिप का इम्तिहान दिया तो ज़ाहिर बात है हमारे काफ़ी दोस्त थे, हमारे क्लास फेलोज जो पीएचडी के क्लास फेलोज थे। तो पहली दफ़ा जब हुआ तो ज़ाहिर बात है उन्होंने ज़्यादा मेहनत की, तो वो एज ए लेक्चर सेलेक्ट हो गए और मैं ना हुआ। थोड़ी सी मायूसी हुई, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो मेरे से उन्होंने मेहनत ज़्यादा की है तो मुझे भी मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए। तो फिर मैंने उसको पॉजिटिव वे में लेकर मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी लेक्चर सेलेक्ट हो गया। तो हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारी एनर्जी भी बढ़ेगी और हम आगे जाएंगे। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो ज़ाहिर बात है उसको लेग पुलिंग में चले जाएंगे और उसके सोचते रहेंगे इसकी टांग कैसे खींचनी है। ठीक हो गया। अच्छा सर, अब आपके प्रोफेशन की तरफ आ जाते हैं। हम आपसे जानेंगे आपको कितना अरसा हो गया ये खूबसूरत फरीदा सर अंजाम देते हुए? मैं यहाँ पे पहले जनरल एजुकेशन में गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव स्कूल में एज ए एसएसटी काम करता रहा। अब 2021 में यहाँ मैं स्पेशल एजुकेशन कॉलेज में आया। और मुझे इधर आने का ख्याल कैसे आया आपको स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में? इसमें ज़ाहिर बात है कि मेरी मिसेस का मसला था, फिजिकल डिसेबल हैं वो, तो मैंने उसके साथ 2005 में शादी की, बड़ी अच्छी माशाल्लाह हेल्दी। और मैंने देखा कि मेरी मिसेज जो हैं वो माशाल्लाह इतनी पॉजिटिव हैं, और फिर इन लोगों से उस वजह से भी शायद कहीं ना कहीं अनसीन या अनकॉन्शियस कहीं ना कहीं इन लोगों से मुझे बड़ा प्यार हो गया। फिर मैंने स्पेशल उर्दू एमफिल उर्दू करने के बाद एमफिल स्पेशल एजुकेशन किया और इस फील्ड की तरफ आ गया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इन बच्चों से बड़ा प्यार है और इन बच्चों से बड़ा लगाव है, और बच्चे हमसे प्यार करते हैं, हम बच्चों से प्यार अच्छा करते शबीर साहब, स्पेशल बच्चों में आप क्या जज्बा देखते हैं आगे बढ़ने का और मुल्क के लिए अपने खिदमात को या अपनी स्टडी को सर्व करने का? हैं। मैं तो कहता हूँ कि एबल लोगों से भी ज़्यादा उनमें जज्बा होता है। जो मैंने अपना ये असेस किया है इन 3-4 साल में, वो पढ़ना चाहते हैं, उनको कोई पढ़ाए तो। अगर उनको हम बूस्ट करें, उनको हम मोटिवेशन दें, तो वो हमसे भी आगे जा सकते हैं। तो क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता, खासकर जो HI बच्चे हैं, अगर उनको कंप्यूटर सिखा दिया जाए तो बेहतरीन जो है वो कंप्यूटर चला सकते हैं। हम कॉलेज में उनको करवा रहे हैं, तो हमारी क्लास है कंप्यूटर की, हमारा कॉलेज ADA का है, तो उसमें बाकायदा कंप्यूटर के मज़ामीन हैं। इस तरह हम फाइन आर्ट, ये बच्चे बच्चियाँ जो है माशाल्लाह बड़ा जो है वो उम्दा तरीके से फाइन आर्ट में जा सकती हैं, उनकी बड़ी दिलचस्पी होती है। एबल बच्चों से भी ज्यादा मैंने देखा है कि बच्चे बच्चियां जो हैं वो फाइन आर्ट और कंप्यूटर को बड़े अच्छे, बहुत ज्यादा होती है उनकी। अगर आप फाइन आर्ट देख लें तो देखने के काबिल और होती अल्लाह है। ताला की तरफ से अगर वो स्पेशल बच्चे हैं तो अल्लाह ताला ने खास उनके अंदर खास स्पेशल जो है टैलेंट भी सलाहियत दी दिया है होता है। उनको, इसमें बिल्कुल। कोई शक नहीं है, हाँ, नो बिल्कुल। डाउट। उनके अंदर कोई ना कोई एक ऐसी खासियत जरूर होती है कि आप हैरान रह जाते हाँ, हैं। इसमें कोई शक नहीं है। मैंने आके देखा है इन बच्चों में, ये एबल बच्चों से भी ज्यादा बेहतर जो है कंप्यूटर और फाइन आर्ट और खासकर टेक्निकल काम ये करा सकते हैं। और हमारी मैडम साहबा की, मैडम उमेरा हाशमी साहबा की ये कोशिश है कि हमारा ADA स्पेशल एजुकेशन के बाद BS स्पेशल एजुकेशन हो, तो वो इसके लिए कोशिश कर रही हैं। BZU उसके साथ इल्हाक ठीक है। की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ताकि टेक्निकल मज़ामीन खासकर BS कंप्यूटर करवाया जाए, BS फाइन आर्ट करवाया जाए। ये ऐसे 2 मज़ामीन हैं जिनमें बच्चे बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, और खासकर हियरिंग के बच्चे जो है इसमें बहुत आगे जा सकते आगे हैं। जा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। फराह साहिबा, अगर हम आपसे बात करें, आप इंग्लिश की प्रोफेसर हैं अपने डिपार्टमेंट में, कॉलेज में, तो कितना क्रेज दिखती है इंग्लिश में? क्योंकि हम अपनी मादरी जबान तो उर्दू
اس کو تو ہم بھول چکے ہیں نا, ہمیں کریز ہے ہم انگلش بولیں اور لوگوں کو بتائیں جی ہم بڑے پڑھے لکھے ہیں. اور یہ تو کس طرح بچے بچیوں میں کریز دیکھتی ہیں کہ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں اور وہ کتنی جلدی سیکھ لیتے ہیں اور کتنے عرصے تک جو ہے وہ ٹیڑھی میڑھی کرتے رہتے ہیں؟ دیکھیں پریا, انگلش جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کا ایک نو ڈاؤٹ اسٹگما بھی ہے بٹ نیسیسٹی بھی ہے, کیونکہ ہماری جتنی بھی جابز ہوتی ہیں, ایون اب اگر دیکھیں کہ بی ایس سسٹم میں ہم شفٹ ہو گئے ہیں تو جتنی بھی ایجوکیشن ہے ایون پاک اسٹڈیز اور اسلامیات تک کو جو ہے وہ انگلش موڈ پہ شفٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کو انگلش تاکہ انٹرنیشنلی بھی ہم ان سبجیکٹس کے ساتھ ایکسیس کر سکیں. اچھا, آپ ایگری کریں گی کہ یہ اسلامیات کو اور پاک اسٹڈی کو بھی انگلش میں کنورٹ جو کیا جا رہا ہے, تو ہم جو جان سکتے ہیں یا جو ایزی وے میں جان سکتے ہیں اس کو بھی ہم اپنے لیے خود بخود ٹف کر رہے ہیں, ایسا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو آپشن تو دی جاتی ہے کہ وہ اردو کو چوز کرنا چاہتے ہیں یا انگلش کو چوز کرنا چاہتے ہیں, اور موسٹلی انگلش کرتے ہیں. ہاں کرتے اس لیے ہیں کہ پریفریبلی, کیونکہ جب اگر آپ نے فردر کمپٹیشن میں جانا ہے, خاص طور پر جب اگر آپ نے ہائی سیٹس کو اویل کرنا ہے یا آپ نے انٹرنیشنلی موو کرنا ہے, تو پھر انگلش ہی وہ واحد لینگویج ہے جو چاہے جاپنیز ہیں چاہے چائنیز ہیں جو بھی واٹس ایور, تو ان کی اب مجبوری ہے کیونکہ انگلش جو ہے وہ انٹرنیشنل لینگویج ہے. بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے, وہ کرنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اسپوکن لینگویج کورسز کی صورت میں جو ہے وہ ڈفرنٹ چیزیں شروع کروائی جاتی ہیں, لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ کی بیس اچھی بنی ہوئی ہے اور آپ کو ٹیچر جو ہے وہ بگ اپ کرتا ہے, بعض کا یہ ہوتا ہے کہ استاد تھوڑا سا غلط بولنے پہ بچے کو وہی ٹوک دیتے ہیں جس سے وہ ڈسہارٹن ہو جاتا ہے, تو لیٹ ہم اسپیک, اس کو بولنے دیں, چاہے وہ غلط بول رہا ہے جیسے بول رہا ہے. آہستہ آہستہ انسان جو ہے وہ پھر سیکھ جاتا ہے اور وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے. یہ تو ٹیچرز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے نا, اگر بچے کی کوئی غلطی نکلی آپ نے اس کو کیسے کریکٹ کرنا ہے یا اس کو بتانا ہے. اگر آپ اس کو ادھر سے ہی بول دیں گے تو وہ پھر بچہ بھی سوچے گا کہ ٹیچر کو زیادہ آتی ہے اور ہمیں کم آتی ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اردو زبان کی بات کریں, جی, اس کا بھی صحیح تلفظ ہونا کتنا ضروری ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے. میں تو اب معذرت کے ساتھ جب میں ٹریکرز چلتے دیکھتی ہوں تو بہت سارے ورڈز ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے پڑھے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی پولیس نے تشویش کی, حالانکہ وہ تفتیش ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ان کو ان کے حقوق سے مرحوم کر دیا گیا, اور وہ بول بھی رہی ہوتی ہیں, بڑے کانفیڈنس سے بول رہی ہوتی ہیں, اور ہم ہنس رہے ہوتے ہیں کہ یہ مطلب اب یہ اس کا ذمہ دار کون ہے, اس کا ریسپانسبل کون ہے. تو اس کی ذمہ داری ظاہری بات ہے, اب ساری بات آپ ایجوکیشن یا اساتذہ پہ تو نہیں ڈال سکتے, ٹھیک ہے, جو پڑھ کے آئے ہیں جو سمجھ کے آئے ہیں. اور پریا میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, ہمارے ہاں جو ہے نا وہ ایجوکیشن سسٹم میں بھی یونیفارمٹی نہیں ہے. جو بیکن ہاؤس یا اس طرح کے جو بڑے سکولز ہیں وہ انگریز ٹائپ پاکستانی پیدا کرتے ہیں, ممی ڈیڈی, اور جو جنرل ہمارے مطلب ایوریج سکولز ہیں وہاں وہ اردو کو بھی اسی طرح فوکس کرتے ہیں. تو میں نے اپنے بچوں کو ایوریج سکولز میں پڑھایا اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ بچوں کی اردو کی بیس ہونی بھی بہت زیادہ ضروری ہے. انگلش دیکھیں ہم جن سکول سے آئے ہیں وہاں ٹاٹ ہوتے تھے, بالکل, ہم چھٹی میں جا کے انگلش شروع ہوتی تھی. کاپی کرنے میں ہم لگے ہوئے ہیں نا کہ انگلش کاپی کرنی ہے, انگلش میرا خیال ہے اگر ہمیں انگلش پہ عبور حاصل ہو گیا تو ہم نے دنیا فتح کر لی. ایسا نہیں ہے. اب میری کولیگز جو ہیں جو بیکن ہاؤس یا بلوم فیلڈ یا ان جگہوں پر اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, وہ اردو کے لیے 25,000 تک پے کرتے ہیں ٹیوٹر کو کہ وہ آ کے پاک اسٹڈی اردو میں پڑھا جائے, ان کو اردو بیس سکھا جائے. ایسے کتنے جو واقعات ہیں وہ میں نے بھی دیکھے ہیں جو وہ اب ہائیلی پے کر رہی ہیں اردو سکھانے کے, اردو سکھانے کے. بالکل ایسے. شبیر صاحب, اگر آپ کے ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو بچوں کو آپ کس طرف دیکھتے ہیں کہ ان کا کریز زیادہ ہے, کون سے فیلڈ میں کون سے شعبے میں جانا چاہ رہے ہیں اسپیشل بچے جو ہیں؟ میڈم یہ اصل میں ان کی کیٹیگریز ہے ہماری. ٹھیک ہے, ہم اسپیشل بچے تو کہہ لیں, میں تو ان کو ڈفرینشیبل بچے کہوں گا, اسپیشل نہیں ہے, یہ بہت ہی ماشاءاللہ ڈفرینشیبل ضرور ہیں. تو ان کی کیٹیگریز 4 ہیں. ان میں ایم سی سی بچہ ظاہری بات ہے وہ مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہوتا ہے. باقی 3 بچے جو ہیں ان کی مختلف پرائرٹیز ہیں. وی آئی سی ہے, وہ ہر فیلڈ میں جا سکتا ہے, ظاہری بات ہے, پروفیسر اچھا بن سکتا ہے, اس کی یہی ہوتی ہے کہ میں کسی طرح ہی ٹیچنگ کے شعبے میں جاؤں. تو ہم نے جتنے بھی وی آئی سی بچے پڑھائے ہیں ان کا زیادہ شوق یہی ہے کہ ہم ایز اے لیکچرر ایز اے ٹیچر کام کریں, اور وہ اس کو ہی کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ بچے کمپیوٹر اور باقی چیزوں میں تو ظاہری بات ہے یہ اس طرح نہیں چل سکتے. تو ان کی زیادہ یہی ہوتی ہے کہ ٹیچر اور ٹیچنگ میں ان کی بڑی جو ہے وہ
वो डेडिकेशन रखते हैं। अच्छा शबीर साहब, सॉरी मैं आपकी बात कट कर रही हूँ। जैसे फराज साहिबा ने बताया कि हमें पहले से देखना चाहिए कि हमें आगे किस फील्ड में बच्चों को लेके जाने की ज़रूरत है, या हमें ज़रूरत पड़ सकती है कौन सी फील्ड में या कौन से शोबे में काम करने की। तो आप क्या समझते हैं, हमें इन बच्चों को कौन सा ऐसी स्टडी या कोर्सेज या हुनर ऐसा देना चाहिए जो हमारे मुल्क को आगे जाके काम आए, या उसकी ज़रूरत पड़ सकती है हमारे मुल्क को? इसमें भी मैडम वही बात है, कैटेगरीज में आ जाती है कि एक वीआई बच्चे को आप टेक्निकल काम नहीं सिखा सकते क्योंकि उसकी आंखों का मसला है, ज़ाहिर बात है। तो उसको हमने उसका शौक भी वही है, उसे पता है कि मैं टीचिंग बेहतर कर सकता हूँ, मैं बोल के ही बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, तो वो बेटर तरीके से टीचिंग कर सकता है। उसका मैंने यही देखा कि उनका जज्बा यही है। हाँ अलबत्ता जो पीडी बच्चे हैं या HIC बच्चे हैं, जो हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे हैं, तो वो सुन नहीं सकते। उनका प्रॉब्लम ये होता है कि उनका फोकस जो है वो टेक्निकल काम पे ज्यादा होता है। वो कंप्यूटर बड़ा अच्छा करते हैं, फाइन आर्ट में बच्चों की खुसूसन फाइन आर्ट में बड़ी दिलचस्पी है। हमारे पास जो बच्चे आते हैं तो उनकी जो पूरी जो वो होती है तवज्जो या उनकी जो दिलचस्पी है वो फाइन आर्ट की तरफ है बच्चियों की, कंप्यूटर में बहुत कम। लेकिन जो मेल हैं उनकी दिलचस्पी जो है वो कंप्यूटर की तरफ होती है, तो वो कंप्यूटर में बड़ी स्किल रखते हैं। इसके अलावा अगर टेक्निकल कोर्सेज कराए जाएं इनको तो उधर भी जा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे कॉलेज स्कूल्स में ये चीजें नहीं है, कंप्यूटर जरूर है, फाइन आर्ट है, तो इन दो फील्ड में वो ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। बच्चियां जो है वो फाइन आर्ट में बहुत दिलचस्पी रखती हैं, उसमें आगे जाके जाना चाहती हैं, और जो बॉयज हैं वो कंप्यूटर में जाना चाहते हैं। हमारे काफी बॉयज जो है यहाँ से पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 से 3 बच्चे जो हैं वो बैंकों में काम कर रहे हैं, बच्चियां कर रही हैं मुख्तलिफ उसमें। कितनी तादाद है आपके डिपार्टमेंट में? बस हमारे कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह जो है फर्स्ट ईयर से शुरू होता है हमारा कॉलेज, और यहाँ हेयरिंग की तादाद ज्यादा है, VIC और PD की तादाद कम है, क्योंकि PD और VIC बच्चे आम स्कूलों में और आम यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में चले जाते हैं। तो हमारे पास हेयरिंग की तादाद ज्यादा है जो 200 के लगभग है। ठीक है। और उनके साथ जो पेरेंट्स है वो कितने सपोर्टिव है? जो कॉलेज लेवल पे ज़ाहिर बात है जो बच्चे आ जाते हैं तो उनके वालिदैन भी उनके साथ बड़े ही वो डेडिकेट होकर चलते हैं, और बड़े ही मैम हमने तो यही देखा है कि इनके वालिदैन जो हैं कॉलेज लेवल पर तो बड़े ही तवज्जो देते हैं। ज़ाहिर बात है स्कूल लेवल पे जो मसला है, जो बच्चे नहीं तवज्जो देते वालिदैन, तो वो वहीं पे ही राफ हो जाते हैं। जबकि ऐसे नहीं करना चाहिए, उन्हें रहमत समझना चाहिए, जहमत नहीं समझना चाहिए। हमारे साथ जो जितने भी बच्चे हमारे पास दाखिल हैं, जब इनके वालिदैन आते हैं, मंथली हमारी मीटिंग होती है, तो वो हमारी बात को मानते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन वो ये साथ जरूर कह के जाते हैं कि हमारे बच्चे आपकी बात मानते हैं। उसकी मेन रीजन ये है कि जो साइन लैंग्वेज हमारी है वो टीचर अच्छी कर सकता है, उनके वालिदैन तो वो साइन लैंग्वेज नहीं कर सकते उनके साथ, और इन बच्चों के साथ जितना हम कम्युनिकेट करते हैं वो उतना खुश होते हैं, उस टीचर से ज्यादा मोहब्बत करते हैं जिसको कम्युनिकेशन अच्छी आती है, जिसको साइन लैंग्वेज अच्छी आती है। अक्सर इन बच्चों में शबीर साहब अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिन्हें एक चीज समझने में, नॉर्मल भी अगर हम लें, किसी को मैथ में प्रॉब्लम है, किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम है, किसी को फॉर्मूले नहीं समझ आ रहे हैं, जो भी, इन बच्चों को भी किसी न किसी चीज में प्रॉब्लम होती होगी। और आप किसी टाइम में कोई ऐसा टाइम लम्हा आता है जब आप कहते हैं कि नहीं तुम नहीं पढ़ सकते, और तुम्हें नहीं क्यों समझ क्यों नहीं आ रहा, कभी ऐसा हुआ है? या बच्चे ने अपनी होप जो है वो लूज कर दी और आपने दोबारा से उसकी काउंसलिंग करके खड़ा किया हो, नहीं यू कैन डू इट? नहीं, बच्चे तो डेफिनेटली हाइपर हो जाते हैं। ये उस्ताद का काम है कि उस सब्र से चलेगा तो आगे तब एक बात बनेगी और बच्चे को समझाएगा। तो हम जब भी बच्चा हाइपर होता है तो हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, और साइन लैंग्वेज में उसे बकायदा कहते हैं कि जरा मुतमैन हो जाएं, सब्र करें, ठीक है, रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। और मैंने ये देखा है ये बच्चे उतनी ही मोहब्बत करते हैं, जितने ये हाइपर होते हैं उतने ही मुखलिस और डेडिकेट होते हैं उस्ताद के साथ बहुत ज्यादा। तो ये बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, खासकर HI वाले बच्चे उस्ताद के साथ, क्योंकि उस्ताद उनकी कम्युनिकेशन को समझ रहा होता है, उनके वालिदैन या दीगर माशरा नहीं समझ रहा होता। तो दीगर माशरे के साथ तो ज़ाहिर बात है वो हाइपर भी होंगे और सब कुछ होगा, लेकिन असातिज़ा के साथ वो बड़े हम्बल तरीके से चलते हैं। और वो असातिज़ा जो पढ़ाते हैं, जो नहीं पढ़ाते, ज़ाहिर बात है वो तो होता है, जो पढ़ाने वाले असातिज़ा और जिनकी साइन लैंग्वेज उनको आती है, तो होता है ये बच्चे असल में मैथ में थोड़ा सा कमजोर होते हैं, लेकिन कॉलेज लेवल पे इनको हमारे पास अभी मैथ का सिस्टम क्योंकि ड्रॉप हो जाता है, तो ये उर्दू में थोड़ा सा जो है ना वो घबराते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम टैकल करते हैं बड़े अच्छे तरीके से, और हमारे जो बच्चे हैं वो माशाल्लाह यहाँ से एडीए करके जा रहे हैं। हम BS की अब सोच रहे हैं। ठीक हो गया। फराज साहिबा, जैसे कि शबीर साहब बता रहे हैं
کہ माँ बाप भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो माशरे में लगा लें, आपके इर्द गिर्द के लोग लगा लें, अगर माँ बाप सपोर्ट करना चाह रहे हैं, बच्चा कुछ करना चाह रहा है, तो अक्सर आपने चलते चलते कोई ऐसी बात कह दी, या अगर आपने किसी से मिलने आए हैं कोई ऐसी बात कह के चला गया, तो कभी कभी कहते हैं ना बहुत बड़ा जो जुमला होता है वो आपके ऊपर असर नहीं करता है, किसी एक छोटा सा लफ्ज जो है वो आपके माइंड पे, आपके दिल पे जो असर कर जाता है। उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगी जो इनको लेग बुलिंग करते हैं, या जो इनको डिसाइड कर देते हैं कि नहीं तुम तो धरती पर या जमाने पर या अपनी फैमिली पर बोझ हो, उनके बारे में या उनको आप क्या कहना चाहेंगी? मेरे ख्याल में मैं उन लोगों को माजूर समझती हूँ जो इनको माजूर बोलते हैं, या इनको जो है वो स्टिग्मेटाइज करते हैं डिफरेंट अब्यूजिव वर्ड्स बोल के, या ऐसे अल्फाज जो कि और उसमें मैं उनका भी कसूर नहीं समझती, क्योंकि हमारे यहाँ उतनी अवेयरनेस नहीं है। गली मोहल्ले में से गुजरते हुए अगर वो किसी डिसेबल बच्चे या बच्ची को देखेंगे तो उसको कोई ना कोई ऐसा लफ्ज जुमला या उस पे हंसेंगे, और देखने से ही वो उसको जाहिर करवा देंगे कि बिल्कुल आप इस काबिल नहीं हो। बिल्कुल, वो एक जैसे कोई अजीब सी एलियन सी चीज हाँ, उन्होंने देख बिल्कुल ली है, और वो अगर एक ने देखा है तो वो दूसरे को दिखाएगा, फिर वो तीसरे को बताएगा। तो मैं समझती हूँ कि असल में वो उन लोगों की वीकनेस है या उन लोगों की मेंटल डिसेबिलिटी अप्रोच का कसूर है। और इसमें फिर मैं वही बात बार बार कर रही हूँ कि इसमें हमारी जो लेजिस्लेशन है, जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट है, जो हमारी गवर्निंग बॉडीज हैं, उनको बहुत एक्टिव होना पड़ेगा कि अगर वो चाहते हैं कि ये माशरे के जो है वो फाल शहरी बने, ठीक है, और वो चाहते हैं कि ये अपनी जिंदगी अपनी बेस पे गुजारें, तो उसके लिए उनको हमारे साथ मिल के काम करना होगा, उन्हें हमारी ताकत बनना होगा, ना कि हमारी कमजोरी के ऊपर मजीद हिट करके वो हमें जो है वो माशरे में वाकई ही माजूर बना दे। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, अगर हम बात करें टीचर्स की, क्योंकि टीचर्स जो है वो बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं उनके मुस्तकबिल को संवारने के लिए। बहुत सारी जगह ऐसे भी हैं कि जहाँ पे बच्चे जाते हैं तो टीचर्स हैं वो बाकायदा तरीके से कोऑपरेट नहीं करते उनके साथ, और वो बच्चे आके किसी को समझा नहीं सकते, बता नहीं सकते कि नहीं हम जहाँ जा रहे हैं हमारे साथ टीचर कोऑपरेट नहीं कर रहा। आप ऐसे असातिज़ा के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ऐसे असातिज़ा मैंने देखे हैं। देखें, अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद करता है, तो शायद इंसान के अंदर भी वही चीज़ है कि वो खूबसूरती और परफेक्शन को देखकर पसंद करता है। लेकिन कहा जाता है कि किसी चेहरे को जो है वो बुरा ना कहो, क्योंकि कोई ना कोई चेहरा किसी ना किसी का महबूब होता है। तो अगर हम इस महबूब को जो है वो उस रब की ज़ात से जोड़ें, क्योंकि इंसान जो है वो कहीं ना कहीं अल्लाह ताला का परतो है, तो अगर एक नॉर्मल इंसान के अंदर वो परतो है तो क्या हमारे अंदर वो परतो नहीं है? शायद उससे कहीं गुना ज्यादा है। ठीक है, तो सिवाय अफसोस के, क्योंकि आप किसी की ना सोच पे पहरा लगा सकते हैं, तब्दीली जो है वो आपकी जो पेरेंटिंग होती है, ठीक है, आपकी जो इर्द गिर्द की सोसाइटी होती है उस पर बहुत, और चूंकि मैंने आपको कहा है कि हमारे यहाँ यूनिफाइड सिस्टम नहीं है एजुकेशन का, उस वजह से भी आप देखें कि जो गधा गाड़ी वाला बच्चा है उसको वो मॉरल वैल्यूज उसके पास नहीं होंगी जो एक मेरा ख्याल में हाई क्लास या मिडिल क्लास के पेरेंट्स उसके लिए एफर्ट कर रहे होते हैं। वो बच्चों को जस्ट पढ़ा रहे होते हैं कि अच्छा चलो जी 2-4 जमातें पढ़ लेगा तो दैट्स ओके एंड फाइन, लेकिन उनकी मॉरल ग्राउंड्स नहीं होते। तो हमारे यहाँ जो है वो मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर काम करना, बहुत ज्यादा सेंसिटाइज करना लोगों को, चाहे हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह मजहब है, इस्लाम है सबसे बेहतरीन, जो सबको बराबरी का वो देता है और वो तकवा का मेयार उसको करार देता है। तो हमारे यहाँ चूंकि मेयारात जो हैं वो तब्दील होते रहते हैं, और ब्यूटी कॉन्शियस होना और फिजिकल फिटनेस और इस किस्म की चीजें भी जो हैं वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन जनरेट कर रही होती हैं। फराह साहब, आप मैसेज क्या देना चाहेंगी आज? मैसेज मैं यही देना चाहूंगी एज अ होल टू द सोसाइटी कि जो भी चीज अल्लाह ताला ने दुनिया में पैदा की है वो बेमकसद पैदा नहीं, उसका कोई ना कोई मकसद जरूर है। हाँ, उसको शायद देर लगती है उस मकसद तक पहुंचने में, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेमकसद भी जिंदगी गुजार जाते हैं, वो मकसद नहीं पा कर जाते। तो मेरी सबसे यही दरख्वास्त और रिक्वेस्ट है कि अपने मकसद को पहचाने। आपको अल्लाह ताला ने अगर पैदा किया है, जिन सलाहियतों के साथ पैदा किया है, और अल्लाह ताला ने अगर आपको मौका दिया है, तो वो उन सलाहियतों को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उसको जो है वो आप सदका जारिया बनाएं। बिल्कुल जी। शबीर साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज दूंगा कि ये बच्चे एबल से भी बेहतर हैं,
तो इन बच्चों को दो चीज़ों की अशद ज़रूरत है, एक मोटिवेशन की कि आप कर सकते हैं, हम उसको साइन लैंग्वेज में कहते हैं यस, कि आप कर सकते हैं, आप अच्छे हैं। तो जब भी इन बच्चों को थोड़ा सा हम जो है वो हौसला देते हैं तो ये बच्चे बढ़ के आगे काम करते हैं। तो वालिदैन को भी चाहिए कि वो इन बच्चों की जो है वो हौसला अफजाई करें, और टीचर्स को भी जहाँ जहाँ वो पढ़ा रहे हैं वो यही जो है कि उनकी मोटिवेशन करें, उनको मोटिवेशन दें कि आप कर सकते हो। ये जब लफ्ज एक कर सकते हो आ जाता है तो मेरे ख्याल में फिर वो जो है बहुत कुछ बच्चा कर जाता है। मैंने तो लाइफ में यही देखा है, जब हम उसे डिस्करेज करेंगे तो जारी बात है वो तो एबल बच्चा भी डिस्करेज हो जाता है। ऐसा ही तो ये बच्चे बहुत आगे जा सकते हैं अगर हम उनको मोटिवेशन दें, उनके साथ प्यार करें और ये करें कहें कि जनाब आप कर सकते हैं, तो फिर ये बच्चे कर जाते हैं। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत, आप दोनों का बहुत खूबसूरत मैसेज के साथ हम प्रोग्राम की एंडिंग करेंगे। लेकिन जाते हुए आपको दोबारा से अपना टॉपिक याद करवाती चलूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो कॉम्पिटिटर आता है आपने उसको फेस करना है पॉजिटिव वे में, नॉट अ नेगेटिव वे, जस्ट पॉजिटिव वे। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।